गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पाठ 4 का आगे का अभ्यास करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज हम आगे पाठ 4 देश के नाम संदेश का आगे का अभ्यास करेंगे। तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 24 खोलेंगे। उसमें प्रश्न 1, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, यह पत्र किसने किसको लिखा है। तो किसने लिखा था? यह पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा है। पत्र लिखने वाले का पता क्या है? तो पता था मात्र छाया, ऊंची शेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भाबर, जिला बनासकांठा। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन है प्रश्न 3, पत्र में क्या वर्णन किया है। पत्र में भारतीय नागरिकों की अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और सरकार के प्रति उनके शिकायती रवैये का वर्णन किया गया है। प्रश्न 4 है, पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को क्या कहा। पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को प्रणाम कहा है। ठीक है, अब अगला प्रश्न 2, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में क्यों नहीं। तो उसका उत्तर है, हम में अपने राष्ट्र के प्रति गर्व और सम्मान की पर्याप्त भावना नहीं है। हम अपने देश की व्यवस्था को उचित महत्व नहीं देते। हमारे यहाँ का शासन भी सख्ती से काम नहीं कर लेता है। इसके अलावा दूसरे देशों में क्या होता है, अपने देश की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अथक प्रयास करते हैं, वे उसमें गर्व महसूस करते हैं। हम भी उनसे प्रभावित होते हैं, इसलिए हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में नहीं। हम दूसरे देश में जा कर के उनके कायदे कानूनों का पालन तो करते हैं, लेकिन अपने देश में आके सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन दूसरे देश में क्यों करते हैं? क्योंकि वो उसको सख्ती के साथ पालन करते हैं अपने देश के कानूनों का। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जो जैसा करता है उसको करने देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा प्रश्न है, हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है। तो इसका उत्तर है, हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन अर्थात ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं एवं महानगर पालिकाओं की है। प्रश्न 3, हमारे देश के विकास में कौन सी समस्याएं बाधक हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन कौन कौन सी हैं देखते हैं। उत्तर है, हमारे देशवासी अपने यहाँ के कायदे कानूनों का चुस्ती से पालन नहीं करते। लोग हर खराबी के लिए सरकार को दोष देते हैं। वे अपने राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने में रुचि नहीं लेते। अधिकारी लोग भ्रष्टाचार करने में नहीं हिचकते। ये सारी समस्याएं हमारे देश के विकास में बाधक हैं। प्रश्न 4, देश के प्रति हमारा क्या फ़र्ज़ है। तो देश के प्रति हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने यहाँ के कायदे कानून का पालन करें। देश की व्यवस्था हम ऐसी बनाएं जिस पर हमें गर्व हो। हम सरकार और स्थानीय प्रशासन को उनके कार्यों में सहयोग दें। हम ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आँच आए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 3, शब्दों को उचित क्रम में लिखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। अब आपको यहाँ पे शब्द आगे पीछे करके दिए हुए हैं, आपको एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। जैसे पहला दिया हुआ है, मैं सफाई खुदाई है। तो आप इसको अगर अच्छे से अरेंज करेंगे तो एक अर्थपूर्ण वाक्य बनेगा। तो वाक्य वो ऐसा बनेगा, सफाई में खुदाई है। ठीक है। नंबर 2 पे है, मेरा महान भारत। ये आगे पीछे करके शब्द दिए हैं, अगर हम इसे एक सेंटेंस में, एक वाक्य में प्रयोग करें, वाक्य बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा कि मेरा भारत महान। तीसरा है, लेना और दहेज पाप देना है। इसको अगर हम अर्थपूर्ण वाक्य बनाएंगे तो दहेज लेना और देना पाप है। आदर्श, अगला चौथा है, आदर्श भारत को आओ बनाए मिलकर राष्ट्र। तो सेंटेंस बनेगा, इसका वाक्य बनेगा, आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाएं। ठीक है। अब अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 25 खोलेंगे। प्रश्न दिया है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें क्या सीख दी है। उत्तर है इसका, डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान करके निश्चिंत ना हो जाएं। हम ऐसा ना सोचें
कि अब हमारी सारी जिम्मेदारियां चुनी हुई सरकार उठाएगी, हमारे सारे काम सरकार करेगी, हमें रद्दी कागज़ भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ़ नहीं उठानी है। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हम अपना स्वार्थ ही देखते हैं। बाहर से दहेज का विरोध कर चुपके से दहेज ले लेना बहुत ही गलत बात है। इस प्रकार इस ईमेल से डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने की सीख दी है। प्रश्न 2 है, दूसरे देशों में और हमारे देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें क्या अंतर है? तो इसका उत्तर है, दूसरे देशों में जाकर हम उनकी व्यवस्था का आदर करते हैं और उसका पालन करते हैं, जबकि अपने देश में हम यहाँ की व्यवस्था की अनदेखी करते हैं। दूसरे देशों में हम उनके स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करते हैं, गाड़ी उन देशों के नियमों के अनुसार चलाते हैं, उन देशों में बेईमानी करने की हिम्मत नहीं करते, परंतु अपने देश में हम ना स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, ना गाड़ी की गति का और ना ईमानदारी का। इस प्रकार दूसरे देशों में और अपने देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें बहुत अंतर है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक हैं? इसका उत्तर है, दूसरे देशों में लोग स्वच्छता को बहुत अधिक महत्व देते हैं। वे सड़कों पर थूकते नहीं हैं, कागज़ के टुकड़े यहाँ वहाँ ना फेंक कर कूड़ेदान में डालते हैं, सिगरेट के टुकड़े सड़क पर नहीं फेंकते, कुत्तों के मालिक अपने कुत्तों की सड़क गंदी नहीं करने देते, समुद्र तटों पर लोग खाली नारियल इधर उधर नहीं डालते, वे अपने रेलवे स्टेशनों को साफ सुथरा रखते हैं। इस प्रकार दूसरे देशों के लोग स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक रहते हैं। अब अपने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 26 ओपन करेंगे। उसमें प्रश्न, आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचानिए। आपको कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उसमें आपको काल पहचानना है। काल मतलब वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये आपको पहचानना है। ठीक है, तो पहला वाक्य है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। खेलता हूँ यानी वो खेल रहा है, तो ये हुआ वर्तमान काल। दूसरा है, मैं कल अंबाजी गया था। वो गया था यानी वो ये काम कर चुका है, तो ये होगा भूतकाल। तीसरा है, कोई गाना गा रहा है, यानी इस वक्त कोई गाना गा रहा है, ये हुआ वर्तमान काल। चौथा है, आज ठंड ज़्यादा होगी। होगी यानी होने वाला है ये काम, तो ये हुआ भविष्य काल। पांचवा है, कल हम स्कूल से प्रवास जा रहे हैं। जा रहे हैं इसका मतलब है यानी वो काम हो रहा है, तो ये होगा वर्तमान काल। छठा है, परसों कश्मीर में हिमवर्षा हुई, यानी हुई थी, हो चुकी है ये, तो ये हुआ भूतकाल। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 4, काल परिवर्तन कीजिए। आपको यहाँ पे वाक्य दिए हुए हैं और ब्रैकेट में काल का नाम दिया है, उस काल में आपको इसको बदलना है। पहला है, मैं बाजार गया, तो इसको भविष्य काल में बदलना है, तो होगा मैं बाजार जाऊंगा। ठीक है, दूसरा है, मंदिर में पूजा होगी, ब्रैकेट में आपको दिया है भूतकाल में, इसको बदलने के लिए, तो जब हम भूतकाल में बदलेंगे तो वाक्य होगा मंदिर में पूजा हुई। तीसरा है, शिमला में हिमवर्षा हुई, इसको भविष्य काल में बदलना है, तो वाक्य होगा शिमला में हिमवर्षा होगी। चौथा है, मैंने पढ़ाई की, इसको आपको वर्तमान काल में बदलना है, तो मैं पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, अब इसके नीचे भाषा सज्जता में आपको कुछ कहावतें दी हुई हैं। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है, समझना है और लर्न भी करना है। पहला है, एक मयान में दो तलवार नहीं समा सकती, यानी एक वस्तु के दो समान अधिकार नहीं हो सकते। यदि दो महत्वाकांक्षी लीडर एक पार्टी में रहेंगे तो सतत टकराव की स्थिति रहेगी, क्योंकि एक मयान में दो तलवारें नहीं समा सकती। दूसरा है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, यानी अधिक मेहनत लाभ कम, यानी हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन बाद में रिजल्ट क्या मिलता है कि थोड़ा सा हमको उस चीज़ का फ़ायदा होता है, या तो बहुत ज़्यादा हम मेहनत करते हैं और परिणाम निकलता है कि यार ये तो अच्छे मार्क्स आए ही नहीं,
तो उसको बोलते हैं खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। ज़्यादा मुनाफे के लिए उसने बड़ी होटल बनाई थी, पर पूरे साल में उसको नामात्र का ही मुनाफा हुआ। इसी को कहते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा। अब तीसरा है जिसकी लाठी उसी की भैंस। इसका अर्थ है शक्तिशाली की ही जीत होती है। ये तो आप लोग को पता ही है ना, जो पावरफुल होते हैं मैन, उन्हीं की ही जीत होती है। मतलब जिसके पास पैसा ज़्यादा है, जिसके पास पावर ज़्यादा है, उसी की ही जीत होती है। सेठ जी ने अपने निर्दोष नौकर पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे 2 साल के लिए जेल भिजवा दिया। किसी ने ठीक ही कहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है कुछ और कहावतें, लेकिन उनका अर्थ और वाक्य नहीं दिया हुआ है, तो ये इसका अर्थ आपको खुद लिखना है। उपयुक्त अभ्यास के आधार पर निम्नलिखित कहावतों के अर्थ देकर विवरण दीजिए। इस यहाँ पर केवल आपको इन मुहावरों के अर्थ ही बताने हैं। चांद पर थूका मुंह पर गिरा। इसका अर्थ है सज्जन की बुराई करने से अपना ही नुकसान होता है। अब किसी महान इंसान की अगर हम बुराई करेंगे तो उसमें किसका नुकसान है? क्योंकि उस महान इंसान को सब लोग जानते होंगे, तो इससे क्या होगा? हमारी ही बेइज्जती होगी। इसकी को कहते हैं चांद पर थूका मुंह पर गिरा। फिर दूसरा है छोटा मुंह बड़ी बात, यानी अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना। कभी कभी हम ऐसी बातें बोल देते हैं जो हमारे क्षमता से बाहर होती है, यानी हम उसके बारे में इतना नहीं जानते हैं या हम उस लायक नहीं हैं उस चीज़ को करने के लायक, लेकिन फिर भी हम उस बात को बताते रहते हैं, किसी को समझाते हैं, तो उसी को बोलते हैं छोटा मुंह बड़ी बात। ठीक है, यानी अपने से बड़े को कभी हम सजेशन कुछ देते हैं, कुछ सलाह देते हैं, लेकिन हम उस लायक नहीं हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं छोटा मुंह बड़ी बात। तीसरा मुहावरा कहावतें हैं दूर के ढोल सुहावने लगना, यानी दूर से हर चीज़ अच्छी लगती है। ठीक है, अब जैसे आप लोगों ने कभी दूर से गाना बजते देखा होगा, अच्छा म्यूज़िक सुनाई देता है। ठीक है, लेकिन जब हम स्पीकर के पास अपने कान लगाते हैं तो कैसे बहुत ज़ोर से भट भट सी आवाज़ आती है और हम लोग को वो बहुत इरिटेट करती है ना, तो इसलिए कहते हैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं। चौथी कहावत है दोनों हाथों में लड्डू, यानी दोनों तरफ से लाभ, यानी कि कोई कभी कभी हमें कोई काम करने से हर तरफ से लाभ होता है, तो उसको कहते हैं अरे यार इसके हाथ में तो इसकी तो दोनों हाथ में लड्डू है, ऐसा बोला जाता है। यानी बहुत ज़्यादा जब मुनाफा हो जाता है ना, तो बोला जाता है जिस काम में भी हमने हाथ डाला, यानी वो काम हमको लाभ दे रहा है, तो उसको कहा जाता है कि दोनों हाथों में लड्डू है इसके तो। ठीक है, पांचवा है सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, यानी बिना हानि उठाए काम बन जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई काम हमारा नहीं बनता है, लेकिन उसमें बल प्रयोग या ऐसा कुछ करना पड़ता है, तो उसको ना करने के वजह हम ये कहते हैं कि अरे ऐसा कुछ हो जाए कि काम भी बन जाए और किसी को कुछ नुकसान भी ना हो, तो उसी को कहते हैं सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। तो ये सब आप अभ्यास अपने घरों में अच्छे से पढ़ोगे और समझोगे। अगले वीडियो में मैं इसका PDF भेज दूँगी।